नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जो भी आंसर हैं सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको एमपीएससी व्यापम और अन्य परीक्षाओं से रिलेटेड पुराने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही साथ अन्य हेल्पफुल वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों 2015 का एक क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आप भली बात ही जानते भी हैं, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं। हम शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यहाँ पर चार ऑप्शन है: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। इसको हम शॉर्ट में IMF भी बोलते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर? वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। इसके अलावा अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती है, तो आंसर होगा भारत पाकिस्तान। तो समझौता एक्सप्रेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा भारत पाकिस्तान, और मैत्री एक्सप्रेस से रिलेटेड है तो भारत बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? ऑडी जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटिस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? विक्रम सेठ, दलाई लामा, APJ अब्दुल कलाम, अनीता देसाई। मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग ने ये जो क्वेश्चन है इसको हटा दिया था दोस्तों, अमान घोषित कर दिया था, लेकिन इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों 2015 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ने का यही एक अच्छा दोस्तों फ़ायदा होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि करंट अफेयर्स या अन्य सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टेट लेवल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल GK में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी और अदर सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रकार का हमें पूरा आइडिया लग जाता है। इसलिए दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2015 में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान चलाया था। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था उसे माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया था, माधुरी दीक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो यू एंड मी अभियान दोस्तों डेंगू से संबंधित है। इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 मार्च 2014 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी लोक सेवा आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन है किंग जॉर्ज संग्रहालय, एडवर्ड संग्रहालय, बाकड़कर संग्रहालय, भंडारकर संग्रहालय। इस प्रश्न का सही आंसर है एडवर्ड संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की जो स्थापना की थी 1909 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना सुल्तान जहां बेगम ने की थी, सुल्तान जहां बेगम। इसको वर्तमान में अजायब घर के नाम से भी जाना जाते हैं और इसका जो पुराना नाम है वह है एडवर्ड संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी? हिंदू धर्म में दोस्तों संस्कार होते हैं, ठीक है, और इन संस्कारों की संख्या होती है 16। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में अशोक को जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अशोक। ठीक है,
अशोक को दोस्तों अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक वर्धन के नाम से किसे जाना जाता है। तो पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से अशोक को जाना जाता है, ठीक है, और अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका जो पुस्तक थी दोस्तों, इसका लेखक कौन था? ऑप्शन है प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस, मेगास्थनीज। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। और इसमें इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। उन 7 वर्गों का मैं आपको नाम बता दूं: दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1753, 1757, 1764, 1773। सबसे पहले मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट की 2 विशेषताएं बता दूं कि इसमें कौन सी 2 मुख्य बातें थी जो इम्पोर्टेंट हैं। इसकी पहली मुख्य बात थी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापित करना। दूसरा, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस वर्ष पारित किया गया था। इसको 1773 में पारित किया गया था। कब? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? दोस्तों, विलियम बेंटिक ने जो समाज सुधार किए थे उसमें सती प्रथा एक बहुत ही मुख्य प्रकार का समाज सुधार था, और राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था। इसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग सजा वगैरह रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हो फरूख सिया, रफ़ी उद दराजत, मोहम्मद शाह, रफ़ी उद्दौला। इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद शाह। रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था क्योंकि दोस्तों इनको सुंदर जो युवतियां होती हैं वो काफ़ी आकर्षित करती थी। ठीक है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? दोस्तों, गुरु नानक जो सिख संप्रदाय उसके पहले गुरु थे, और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो गुरु रामदास थे दोस्तों सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, गुरु हरराय 7वें गुरु थे, और गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। गुरु नानक जी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म स्थान है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब के नाम से इनके जन्म स्थान को जाना जाता है, ननकाना साहिब। ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। खुसरो दोस्तों जहांगीर का पुत्र था। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, जो अक्सर हम पढ़ा करते हैं कि मुगल बादशाहों कौन कौन थे, मुगल बादशाह कौन कौन थे। ठीक है, या उनका क्रम पूछ लिया जाता है जनरली परीक्षा में। इसको मैं एक ट्रिक से याद रखता हूँ दोस्तों, भाई साहब करके। ठीक है, तो बी से हो जाता है बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर इनके लड़के का नाम था हुमायूं। ठीक है, फिर हुमायूं का जो लड़का था वह था अकबर। फिर इसके बाद आता है जहांगीर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है शाहजहां। फिर इसके बाद आता है औरंगजेब। इस प्रकार से इनका क्रम बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप मुगल बादशाहों के नाम याद रख सकते हैं क्रम से। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है वह शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च। जो पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 22 मार्च को वर्ल्ड
वाटर डे, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा अप्रैल में दोस्तों 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वह है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा, कालाहारी, विषुवत-रेखीय वन, पम्पास। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विषुवत-रेखीय वन। पिग्मी पाए जाते हैं कहाँ पर? विषुवत-रेखीय वन में। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास, एक जनजाति, एक पशु, एक नगर। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली फ्रिज, एसी वगैरह से निकलती है क्योंकि इनमें यूज़ होती है और यह हमारी ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों। और ओजोन परत की जो धरती से ऊंचाई है 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और 32 से 60 किलोमीटर तक यह परत है, ठीक है। धरती से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और 32 से 60 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, ठीक है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को नापने की जो इकाई होती है उसको हम डवसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डवसन। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता साटा क्या है? गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता साटा क्या है? तो ऐसा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? साओ पालो, संटोस, रियो डी जेनेरिया, ब्यूनस आयर्स। इस प्रश्न का सही आंसर है संटोस। यह विश्व का एक कॉफी पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादित होती है? वह होती है दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में, ठीक है। इसके अलावा ब्राज़ील को दोस्तों कहवा का पात्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्र आइसोहाइट। आइसोबार जहाँ पर समान दबाव हो, आइसोथर्म समान टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है आइसोहेलाइन। इस प्रश्न का सही आंसर है आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट, प्रेशर को वार और आइसोथर्म टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, बद्रीनाथ में। इस प्रश्न का सही आंसर है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। जो गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? देवप्रयाग के बाद, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चाइना, इन 3 देशों से किस राज्य की सीमा मिलती है? सिक्किम की। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीन से किन किन राज्यों की सीमा मिलती है? चीन से किससे? चाइना से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। बेलाडीला लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर अभ्रक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा जबलपुर, बालाघाट, कटनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में। ठीक है, तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का। तालचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। इसके अलावा दोस्तों झारखंड में धनबाद काफ़ी फेमस है कोयला के लिए। ठीक है, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में धनबाद सुना होगा, जहाँ से कोयला के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को हम देखते हैं दोस्तों। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। दूसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तीसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। चौथा है शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI 2020-21 में दोस्तों हमारे देश का जो स्थान है वह 131वां स्थान है, और UNDP के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, पहले नंबर पर अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पर कौन सा देश है? नॉर्वे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम जान लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसकी अवधि थी 1974 से 1979। ठीक है, अब इसका जो मूल उद्देश्य था वह था गरीबी हटाओ। मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। इस योजना में दोस्तों गरीबी और बेरोजगारी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि गरीबी को कम करना इस योजना का मूल उद्देश्य था। इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, मैं आपको बता दूं। 1978 में दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई द्वारा खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई द्वारा। जब मोरारजी देसाई दोस्तों सरकार में आए 1978 में, तो इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, और इसके स्थान पर इन्होंने एक वर्षीय योजना जारी की। एक वर्षीय योजना लेकर आए, और इस योजना को क्या कहा गया? रोलिंग प्लान। क्या कहा गया? रोलिंग प्लान। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रोलिंग प्लान कौन लेकर आया था? मोरारजी देसाई। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था विकास का, वह 4.4% रखा गया था, और जो लक्ष्य हासिल हुआ था वह 4.8 से 5% तक का हासिल हुआ था। तो यह एक सक्सेसफुल योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल, महाल नोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका समय था 1956 से 1961 का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। यह एक IMP क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों,
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून दोस्तों 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है और 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 1985 में जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा 52वां। ठीक है, और 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, NV रमन्ना। ठीक है, इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, 47वें नंबर के थे शरद अरविंद बोबड़े। NV रमन्ना है 48 नंबर के CJI। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले CJI कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इसका आंसर होगा HJ केनिया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे संविधान के 124वें अनुच्छेद में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का अगर आपसे पूछा जाता है उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय का है 214 अनुच्छेद में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद में है और उच्च न्यायालय 214वें अनुच्छेद में है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास। तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास। चौथा ऑप्शन है कृषि विकास। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। नाबार्ड एक एग्रीकल्चर बैंक है। ठीक है, इसका संबंध है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अक्सर कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका। तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चुनाव सुधार, पंचायती राज में सुधार, जिला प्रशासन में सुधार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधार के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, 1974-75 के टाइम इसका गठन किया गया था दोस्तों, 1974-75। ठीक है, और किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इनकी संस्था थी सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी
और इसी के द्वारा 1974-75 में इस समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था तारकुंडे समिति। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया? इस प्रश्न का सही आंसर है एम.बी. माथुर। एम.बी. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी लोक सेवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया था। उस टाइम जो इसके अध्यक्ष थे वह थे अरुण कुमार मेहता, और वर्तमान में दोस्तों इसके प्रेसिडेंट शिवदास मीणा है। इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शिवदास मीणा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 22 दिसंबर 1974 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए नवीनीकृत और अनवीनीकृत कौन से होते हैं। नवीनीकृत जिनका दोस्तों हम पुनर्स्थापन कर सकते हैं, और अनवीनीकृत जिनको पुनर्स्थापन नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नवीनीकृत संसाधन होते हैं जिनका अगर आप अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उनको भी हम खो सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो जल तो एक नवीनीकृत संसाधन है, सूर्य की ऊर्जा भी, पृथ्वी की ऊर्जा भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेत, हिमीय संकेत, विवर्तनीय संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दीर्घकालीन परिवर्तन। जो चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार, कृषि प्रदूषण। निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कृषि प्रदूषण। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार, गरीबी, यही सभी सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। जो कृषि प्रदूषण है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है बर्मा, म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों यह सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। इस प्रश्न का सही आंसर है मृत सागर। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है, और इसका परसेंटेज कितना है? 34.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर भूमि निर्वासन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, धार्मिक कारण। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऋणग्रस्तता। SC ST के अत्याचार का कारण नहीं है ऋणग्रस्तता। ठीक है। इसके अलावा भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, धार्मिक कारण, यह सभी SC ST के अत्याचार के कारण थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, SC ST के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ऑप्शन है अधिनियम 1990, अधिनियम 1989, अधिनियम 1992, अधिनियम 1991। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अधिनियम 1989। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। एक्ट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 19, 18, 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। जो डी ऑप्शन है सही आंसर होगा। अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, SC/ST को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार है, सतत विकास का आधार है सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा सतत विकास क्या होता है, ठीक है। जो सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, उसका बेस क्या है, ठीक है दोस्तों। यह जो होता है संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो है हमें बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। तो सतत विकास का आधार अगर यहाँ पूछा जा रहा है तो हम आंसर में क्या टिक करेंगे, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का आधार क्या, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ठीक है, क्योंकि हमें विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला, पीला, लाल, नीला। प्राथमिक रंग यहाँ पर नहीं है काला, काला प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। बाकी दोस्तों जो अन्य रंग है प्राथमिक रंग है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं बिबजियोर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं और उन रंगों का क्रम भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुई पाश्चर। दोस्तों पेड़ पौधों में जीवन है, इससे रिलेटेड अध्ययन किया था जेसी बोस ने। किसने? जेसी बोस ने। यह भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। जो दूसरा ऑप्शन है सही आंसर होगा। जेसी बोस का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था और बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 को, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 10, 16। मैं आपको बता दूं एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू होता है दोस्तों 8 बिट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू कितने बाइट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1024 बाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मेगा बाइट बराबर, तो हो जाएगा 1024 किलो बाइट, ठीक है। इसी प्रकार आगे जीबी आता है, ठीक है, जब यहाँ जीबी रहेगा तो यहाँ पर एमबी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो एक बाइट होता है 2 निबल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केबी। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? केबी होगी। क्या होगी? केबी होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है, ठीक है, तो वह होगी बिट होगी। क्या होगी? बिट। लेकिन यहाँ बिट ऑप्शन है नहीं,
तो आप आंसर में क्या टिक करेंगे, के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। दोस्तों बाइनरी भाषा को जनरली मशीन भाषा भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर सिस्टम में लैंग्वेज यूज होती है, आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर में। यहाँ ऑप्शन है 2, 3, 4 और नेक्स्ट ऑप्शन है 16। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। बाइनरी भाषा कितने अंकों से मिलकर बनती है, 2 अंकों से। ठीक है, 2 अंकों से मिल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर दोस्तों सबसे बड़ा, तेज और महंगा होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम सुपर कंप्यूटर, जो कि विजय भाटकर जी ने खोज की थी, उसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिंकर, नंदन नीलेकणी। दोस्तों मैंने अभी इस प्रश्न का आंसर आपको बताया था कि जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसकी शुरुआत की थी विजय भाटकर जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की खोज की थी दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पेंट ब्रश। यहाँ पर दोस्तों बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा ऐसा भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके अलावा जो पेंट ब्रश है यह क्या है, एक एप्लीकेशन है, यह एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। पेंट ब्रश क्या है, एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। दोस्तों ऑप्शन है पहला कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो है कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्यों नहीं करता अंडरस्टैंडिंग का काम, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी ने कंप्यूटर लैपटॉप चलाए होंगे, और नहीं चलाए होंगे तो आपने देखे तो ज़रूर होंगे। आपने पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट की होगी, या मोबाइल को डेटा केबल के माध्यम से कनेक्ट किया होगा। तो जिस जगह पर हम कनेक्ट करते हैं एसेसरीज को, उसे कहा जाता है पोर्ट। क्या कहा जाता है, पोर्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, क्या होता है, गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पताका पृष्ठ। पताका पृष्ठ को इंग्लिश में बोल लेंगे बैनर पेज। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों गृह पृष्ठ। वह पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका गृह पृष्ठ। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होम पेज, और प्रथम पृष्ठ को बोलते हैं फर्स्ट पेज। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जनरली जो वेबसाइट में हमारा जो भी ओपन होता है, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। तो आप होम पेज में टिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रियो डी जेनेरो, ग्लासगो, एथेंस, डरबन। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली ओलंपिक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा रियो डी जेनेरो। दोस्तों 2015 के टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और उस टाइम जो 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने थे वो रियो डी जेनेरो में होने थे। ठीक है, और वर्तमान में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2020 का जो ओलंपिक होना था, 2020 का ओलंपिक वह टोक्यो जापान में होना था। कहाँ पर, टोक्यो जापान में होना था। लेकिन कोविड 19 के कारण
19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको 2021 में कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर 4 साल में इन एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट बता दूं, जो पहला ओलंपिक हुआ था वो 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में। और दोस्तों जो 2024 का ओलंपिक होना है, 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होना है। कहाँ पर होना है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ओलंपिक रद्द किया गया था, तो मैं आपको बता दूं 1940 और 1944 में जो ओलंपिक होना था। ठीक है, 1940 और 44 में जो ओलंपिक होने थे, इनको द्वितीय वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होना है, तो आपका आंसर होगा लॉस एंजल्स। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में होगा 2028 का ओलंपिक। एक बार फिर से बता दूं, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में। 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। 2020 का जो ओलंपिक है टोक्यो जापान में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको 2021 में कराने का निर्णय लिया गया है। और 2024 का ओलंपिक दोस्तों पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। और 2028 का जो ओलंपिक है दोस्तों लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 2015 की विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन था? दोस्तों जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जितने भी टूर्नामेंट होते हैं एकल, द्वितीय वाले और विंबलडन, ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी इनके विजेता रहते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन है फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नाडाल, एंडी मरे। तो दोस्तों उस टाइम जो 2015 की विंबलडन चैंपियनशिप पुरुष एकल का विजेता था वह था नोवाक जोकोविच। कौन था? नोवाक जोकोविच। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। और इन्होंने रोजर फेडरर को हराया था दोस्तों उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वह इंदौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस। संध्या अग्रवाल का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों हमारे हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त को था, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 8, 6। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता दूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो खो की अगर बात की जाए, खो खो
में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बेसबॉल में भी 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में और खो खो में भी 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी की अगर बात की जाए, कबड्डी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगर वॉलीबॉल की बात की जाए तो वॉलीबॉल में दोस्तों 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 6 प्लेयर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दोस्तों नरेंद्र हिरवानी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, यह भी सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, यह भी सही है। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, यह भी सही है। तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यह हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। जो 75 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 123, जो पहला ऑप्शन है यह सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, इन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था, ठीक है। इनके जन्म की अगर बात की जाए रानी दुर्गावती जी की, तो इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को, ठीक है। यूपी के बांदा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? भीमा नायक, कोंडू, गंजन सिंह, बिरसा। सेंधवा में दोस्तों भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन को दोस्तों पूर्ण रूप से अधिनियम कब बना था? 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। जिसमें 9वें भाग में जो भाग 9 था दोस्तों हमारे संविधान का, इसमें पंचायतों से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ा गया था, और 9A नगर पालिकाओं से रिलेटेड था, ठीक है। 9A नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह, अमृता शेरगिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अलाउद्दीन खां, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर दोस्तों एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। नेक्स्ट है, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महू, जबलपुर, सागर, रीवा। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महू में डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, और इसको वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। सागर में हमारे देश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी,
और रीवा में दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात, जो कि सैलर नदी पर बना हुआ, ठीक है। यहीं पर दोस्तों चचाई जलप्रपात भी है। गणेश संघ विद्यार्थी पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। जो 85 क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है डी, पत्रकारिता, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। कहाँ पर है? देवास में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल कहाँ पर है, तो यह है नेपानगर में। कहाँ पर है? नेपानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, बिंद रेंज में, इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है, पचमढ़ी में है, और इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती के रचयिता हैं मुक्तिबोध, अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर। सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है? नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त किसने किया था? ऑप्शन है जीएल यादव, शिवेंद्र से, सुनील कीर, रूप से मल्लाय। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जीएल यादव, जीएल यादव, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी जंको ताइबी, कारोलिन मिकेल्सन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको ताइबी। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन जंको ताइबी, ठीक है। और जंको ताइबी 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किस मापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई। दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है, समुद्र की गहराई। भूकंप को दोस्तों हम रिएक्टर स्केल या सेस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है। और वर्षा का मापन किया जाता है प्लूवियोमीटर के द्वारा, प्लूवियोमीटर, ठीक है। भूकंप को सेस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। दोस्तों इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? दूर की वस्तुओं, पास की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। इस प्रश्न का आंसर होगा सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं, ठीक है। माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, किस रिक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? दोस्तों यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है सार्वभौमिक प्रदाता, एक होता है सार्वभौमिक ग्राही। तो यहाँ पूछा गया सार्वभौमिक प्रदाता, तो सार्वभौमिक प्रदाता होता है ओ रक्त समूह का व्यक्ति। और अगर आपसे पूछा जाता है सार्वभौमिक ग्राही, तो सार्वभौमिक ग्राही होता है ए बी रक्त समूह वाला, ठीक है। ए बी रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही होता है, और ओ रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का उपयोग प्रेशर को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन, एक्सरे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेलीफोन। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? एक साल जो हमारा ईयर होता है उसमें सबसे बड़ा डे कौन सा होता है? 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 21 जून। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, बड़ा 21 जून, छोटा 22 दिसंबर। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है? दोस्तों ऑप्शन है, एक संगीतज्ञ, एक लोक कलाकार, एक चित्रकार, एक पर्यावरणविद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक पर्यावरणविद। ठीक है, इनका नाम था चांदी प्रसाद भट्ट, जो कि एक पर्यावरणविद थे। इनको 2013 का गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2015 के सभी प्रश्न देख लिए हैं और उनके क्या सही आंसर है भी देख लिया है। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।